तंजीम के हेल्थ सेंटर में जेरे इलाज दहशतगर्द जमुना दास की मौत का इल्म थोड़ी देर बाद ही हो गया था। जब राम दुलारी उसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर जा चुकी थी तो उसके 10-15 मिनट बाद ही ड्यूटी नर्स मामूल के चेकअप के लिए जमुना दास के कमरे में आई। उसने देखा कि दहशतगर्द की नाक से खून रिस रहा है और खून का रंग स्याह है। उसने घबरा कर जमुना दास की नब्ज देखी। नब्ज बंद हो चुकी थी। उसने उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आकर दहशतगर्द को चेक किया तो हैरान होकर नर्स से कहा, इसकी मौत की वजह जहर है। नर्स ने कहा, मगर डॉक्टर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं 6-7 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी। उस वक्त तक मरीज जिंदा था, अगरचे बेहोश था। अभी वापस आकर देखा तो ये मर चुका था और नाक से स्याह खून जारी था। डॉक्टर ने कहा, हमें हेडक्वार्टर फौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर उस वक्त बाहर निकल गया और उसने अपने ऑफिस में जाकर तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर को फोन पर बताया कि जिस दहशतगर्द का यहाँ इलाज हो रहा था मर गया है और मेरे ख्याल में मौत जहर देने की वजह से हुई है। कमांडिंग ऑफिसर ने परेशान होकर पूछा, उसे किसने जहर दिया? वहाँ तो सिवाय आप लोगों के या नौकरों के किसी को आने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों ने फोन पर कहा, सर मैं अपने ऑफिस में था। नर्स का कहना है कि वो 3-4 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर कमांडिंग ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया और उसी वक्त कमांडो शेर खान और गुल खान को ऑफिस में बुलवा कर बताया कि हेल्थ सेंटर में जेरे इलाज दहशतगर्द मर गया है और डॉक्टर का कहना है कि मौत जहर देने से हुई है। शेर खान और गुल खान हैरान होकर रह गए थे। शेर खान ने कहा, मगर सर उसे किसने जहर दिया होगा? कमरे के बाहर तो 24 घंटे पहरा लगा होता है। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये वहाँ चलकर मालूम होगा, चलो मेरे साथ। और वो तीनों गाड़ी में बैठकर उसी वक्त हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गए। हेल्थ सेंटर में दहशतगर्द जमुना दास की लाश जहर के असर से नीली हो गई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने लाश को देखने के बाद डॉक्टर से पूछा, कहीं इसे किसी सांप ने तो नहीं काटा? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये सांप का जहर नहीं, इसे इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है। और डॉक्टर ने वो सिरिंज प्लास्टिक के लिफाफे में से निकाल कर सीओ को दिखाई जो उसे पलंग के नीचे से मिली थी। जहरीले सिरिंज को सीओ, शेर खान और गुल खान ने गौर से देखा। सीओ ने शेर खान से कहा, इसका मतलब है कोई बाहर से आया था। उसी वक्त कमरे के बाहर पहरा देने वाले संतरी को अंदर बुला लिया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने उससे पूछा कि सुबह से लेकर अब तक डॉक्टर, नर्स और हमारे अलावा और कौन इस कमरे में दाखिल हुआ था? ड्यूटी गार्ड ने सच बोलते हुए कहा, सर मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में गया था, वापस आ रहा था, मुझे एक औरत राहदारी में मिली थी। सीओ ने पूछा, कौन औरत? ड्यूटी गार्ड ने कहा, सर ये वही औरत थी जो 2 रोज पहले आपके साथ उस कमरे में आई थी। कमांडिंग ऑफिसर, शेर खान और गुल खान की आंखें खुली की खुली रह गईं। शेर खान ने ड्यूटी गार्ड से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही औरत थी? उसने गहरे रंग की चादर लपेटी हुई थी सर, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, फौरन गर्ल्स हॉस्टल में मिसेज अंजुम को फोन करके पूछो कि हशमत बीबी अपने कमरे में है। अगर वो कमरे में हुई तो उसे कहो कि हॉस्टल से बाहर न जाने दे। गुल खान उसी वक्त बाहर निकल गया। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, अगर वो औरत हशमत बीबी ही थी तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों की साथी थी और हम उसके फरेब में आ गए थे। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लाश के पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फौरन हमें मिल जानी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि ये खबर इस हेल्थ सेंटर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि भारतीय दहशतगर्द मर गया है। उसने ड्यूटी गार्ड की तरफ देखकर कहा, तुम भी सुन लो, तुम इसी तरह कमरे के बाहर पहरा दोगे और दहशतगर्द की मौत का किसी हालत में किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। ठीक है साहब, हमें अफसोस है साहब कि हमारी वजह से ये कुछ हुआ। अगर मैं उस वक्त बाथरूम न जाता तो वो औरत कमरे में दाखिल न हो सकती थी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आइंदा कहीं जाओ तो किसी आदमी को पहरे पर बिठा कर जाना। ठीक है सर। और ड्यूटी गार्ड बाहर चला गया। उसके साथ ही गुल खान कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, मिसेज अंजुम ने बताया है कि हशमत बीबी सुबह ही से गायब है, उसका कमरा खाली पड़ा है। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, साबित हो गया है कि हशमत बीबी दहशतगर्दों की साथी थी और वो हमसे ड्रामा कर रही थी और हम उसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। हमें शर्म आनी चाहिए। उसके फौरन बाद तीनों मुजाहिद कमांडोज गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल के सदर दरवाजे के बाहर जो 2 आदमी हशमत बीबी की निगरानी के लिए तैनात किए गए थे, उन्हें फौरन बुलवाया गया। जब उनसे हशमत बीबी के बारे में पूछा गया कि वो हॉस्टल से निकल कर चली गई और उन्होंने उसका पीछा क्यों नहीं किया, तो उनमें से एक सुराग रसा ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, सर हम में से एक आदमी यहाँ हर 8 घंटे के बाद निगरानी पर मौजूद होता है। हमने इस औरत को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है सर कि औरत बाहर निकली और हम उसका पीछा न करते? कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कुछ न कहा और मिसेज अंजुम को साथ लेकर हशमत बीबी के कमरे में आ गए। कमरा खाली था। चीजों की तलाशी ली गई। अलमारी में हशमत बीबी के एक पुराने जोड़े के अलावा वहाँ उसकी कोई चीज नहीं थी जिससे उन्हें कोई मुफीद मालूमात मिलती। कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ गए। वहां आते ही उन्होंने अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस के चीफ को फोन करके अपने कमरे में आने को कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर इंटेलिजेंस चीफ आ गया।
کمانڈنگ آفیسر نے اپنے میز کے دراز سے 2 گروپ فوٹو نکال کر دکھائی جو گرلز ہاسٹل کے آفس کے ساتھ والے کمرے میں اس وقت اتار دی گئی جب شیر خان اور گل خان حشمت بی بی عرف رام دولاری سے باتیں کر رہے تھے۔ کمانڈنگ آفیسر نے حشمت بی بی یعنی رام دولاری کی فوٹو پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس گروپ فوٹو میں سے اس عورت کی تصویر کو الگ کر کے اسے انلارج کروائیں اور اس کے بہت سے پرنٹ بنوا لیں اور یہ فوٹو صوبے کے تمام پولیس اسٹیشنوں پر پہنچا دی جائیں۔ اپنی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کو بھی اس کی ایک کاپی دے کر شہر کے اہم ناکوں اور مقامات پر تعینات کر دیں اور انہیں ہدایات جاری کر دیں کہ جہاں اس شکل کی عورت نظر آئے اسے وہیں گرفتار کر لیا جائے۔ انٹیلیجنس چیف گروپ فوٹو لے کر فوراً چلا گیا۔ شیر خان نے کمانڈنگ آفیسر سے کہا، سر یہ میری اور گل خان کی نااہلیت ہے کہ ہم اس عورت کو پہچان نہ سکے اور اس کے دھوکے میں آ گئے۔ سی او نے کہا، اس عورت نے جس عیاری سے یہ ڈرامہ کھیلا ہے اس سے کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ گل خان کہنے لگا، سر جب اس عورت نے کاؤنٹر کے پیچھے سے روتے ہوئے ایک دم ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ہندو کافر مجھے اغوا کر کے لائے ہیں تو ہم دھوکہ کھا گئے تھے۔ سی او نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو جو دہشت گردوں کی ساتھی ہے اور ہندو عورت ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سراغ لگایا جائے کہ وہ دہشت گرد کو زہریلا انجیکشن لگانے کے بعد ہیلتھ سینٹر سے نکل کر کہاں گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی جنہوں نے اسے زہریلا انجیکشن دیا تھا وہ اسی شہر میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں ہمیں ان کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپا مار کر انہیں قابو کرنا ہوگا۔ تم دونوں بھیس بدل کر شہر کے ان علاقوں کی طرف نکل جاؤ جہاں تمہارے خیال میں دہشت گردوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہوگا۔ شہری آبادی میں ہم چھاپا مار کر ان کے آدمی ہلاک کر چکے ہیں، اب انہوں نے یقیناً شہر سے باہر کسی ویران جگہ پر اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ تمہیں اپنے خاص کمانڈوز سویلین کپڑوں میں مسلح کر کے ساتھ لے جانے ہوں گے۔ پھر سی او نے گل خان سے کہا، تم شہر کے جنوبی علاقے میں جو ویران جگہ ہیں اس طرف نکل جاؤ اور شیر خان تم شہر کے شمالی علاقے میں نکل جاؤ۔ ہمیں ہر حالت میں جتنی جلدی ہو سکے ان دہشت گردوں کے ٹھکانے کا سراغ لگا کر انہیں یا تو گرفتار کرنا ہے یا انہیں وہیں گولیوں سے بھون ڈالنا ہے۔ جاؤ اور فوراً اپنا کام شروع کر دو۔ شیر خان اور گل خان سلام کر کے اسی وقت کمرے سے نکل گئے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ الگ الگ ہو کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ گل خان نے دیہاتی آدمی کا بھیس بدلا، اپنے ساتھ 4 مسلح کمانڈو مجاہدوں کے بھی دیہاتی حلیے بنا کر ساتھ لیا اور جیپ میں بیٹھ کر شہر کے جنوبی علاقے کی طرف نکل گئے۔ شیر خان نے بھی اپنے ساتھ 4 آدمی لیے، خود بھی دیہاتی آدمیوں کے کپڑے پہنے، اپنے مجاہدوں کا بھی دیہاتی حلیہ بنایا اور بند جیپ میں سوار ہو کر شہر کے شمالی علاقے کی طرف چل پڑے۔ بھرا ہوا پستول شیر خان نے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا تھا۔ 4 کمانڈو مجاہدوں نے بھی بھری ہوئی ایک سٹین گن اپنے لمبے دیہاتی کرتوں کے اندر چھپا لی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فالتو میگزین بھی جیپ کے اندر رکھ لیے تھے۔ شیر خان کو اندازہ تھا کہ دہشت گرد عام طور پر ویران علاقوں میں کس قسم کی جگہ اپنے خفیہ ٹھکانوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے شہر کے دریا پار کا سارا اجاڑ اور غیر آباد علاقہ چھان مارا۔ کئی جگہوں پر اتر کر انہوں نے لوگوں سے اپنے انداز میں پوچھا اور سراغ نکالنے کی کوشش کی مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران انٹیلیجنس چیف نے حشمت بی بی کا کلوز اپ گروپ فوٹو میں سے نکال کر اس کی ایک فوٹو کی 50-60 کاپیاں بنوا کر ان میں سے 20-25 تصویریں اپنے خاص خفیہ سراغ رساں کو دے دی تھی اور انہیں شہر کے باہر کے علاقوں میں فوری طور پر بھجوا دیا تھا۔ یہ خفیہ سراغ رساں شیر خان اور گل خان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور شیر خان گل خان بھی اپنی انٹیلیجنس کے ان عہدیداروں سے واقف تھے۔ شیر خان شمال مغربی علاقے میں اور گل خان دیہاتی حلیے میں اپنے کمانڈوز کے ساتھ شہر کے جنوب مشرقی علاقے کی چھان بین کر رہا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں ایک خاص عورت کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جس انداز سے یہ لوگ سراغ رسانی کر رہے تھے اس میں اس بات کا امکان تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کا کھوج لگانے میں یا حشمت بی بی یعنی رام دولاری کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تجربہ کار اور تربیت یافتہ سراغ رساں کمانڈوز تھے اور بھارتی دہشت گردوں کی نفسیات کو جانتے تھے۔ یہ ان دہشت گردوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ان کا کھوج لگانے کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ شیر خان اور اس کی کمانڈو پارٹی کو حشمت بی بی عرف رام دولاری اور بھارتی دہشت گردوں کے تلاش میں نکلے ہوئے دن کا 1 بج گیا تھا۔ انہوں نے اس دوران شہر کے نصف سے زیادہ شمالی علاقے کو چھان مارا تھا مگر ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ شیر خان کے ساتھ جیپ میں حسن علی سراغ رساں کمانڈو دیہاتی کپڑوں میں بیٹھا تھا۔ اس نے حسن علی سے کہا، ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اس عورت کی فوٹو ساتھ لے کر نکلنا چاہیے تھا تاکہ کسی جگہ کسی کو دکھا کر پوچھ سکتے کہ اس شکل کی عورت یہاں سے گزری تھی یا نہیں۔ حسن علی نے کہا، سر اس وقت تک اس عورت کی فوٹو کاپیاں اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ چکی ہوں گی، کیوں نہ ہم واپس ہیڈ کوارٹر جا کر ایک فوٹو کاپی لے آئیں۔ شیر خان نے کہا، نہیں،
ہمیں تلاش کا کام جاری رکھنا چاہیے، اللہ مالک ہے۔ اور شیر خان نے شہر کے شمال مشرقی علاقے کی طرف جیپ کو موڑ دیا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بھارتی دہشت گردوں کے ویران کھنڈر والے خفیہ تہہ خانے میں آتے ہیں۔ وہاں اس وقت 3 بھارتی دہشت گرد یعنی رامو، گنگو اور رام دلاری اور ان کا لیڈر مکند لال موجود تھا، اور شہر کے سب سے بڑے ریلوے پل کو اڑانے کی اسکیم تیار کر رہے تھے۔ مکند لال ایک انتہائی طاقتور بم کی تاروں کو جوڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے رام دلاری کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے تمہیں پولیس کمانڈوز کے ہیڈ کوارٹر اور گرلز ہاسٹل کے علاقے کا ایک چکر ضرور لگانا چاہیے۔ تم برقع اوڑھ کر جاؤ گی اور رامو تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کی داڑھی مونچھیں مسلمانوں والی ہیں، یہ دیہاتی لباس میں ہوگا۔ تم لوگ پولیس کمانڈوز کے ہیڈ کوارٹر اور گرلز ہاسٹل کے آس پاس رہو گے۔ اس کے علاوہ تم ہمارے اس ٹھکانے کے ارد گرد کا بھی جائزہ لو گے اور معلوم کرو گے کہ جمنا داس کی موت اور تمہارا راز کھل جانے کے بعد پولیس کمانڈوز نے کہاں کہاں ناکے لگا رکھے ہیں۔ تم اپنے اپنے کام کے ماہر ہو اور لوگوں کے ہجوم میں سے بھی CID والے کو پہچان سکتے ہو۔ رام دلاری کہنے لگی، میرا خیال ہے مجھے اتنی جلدی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ شیر خان اور اس کے آدمیوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ جمنا داس کو میں نے ہی حشمت بی بی بن کر ہلاک کیا ہے اور وہ بڑی سرگرمی سے مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ مکند لال نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم لوگ اسی قسم کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں، تم بھی جانتی ہو۔ ہم کل رات ریلوے پل کے نیچے یہ بم لگا کر اسے اڑا دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے ارد گرد کے علاقے میں پولیس اور CID والوں کی نقل و حرکت کیا ہے اور انہوں نے کہاں کہاں ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ بس تم اس وقت یہاں سے نکل جاؤ اور پورا کھوج لگا کر مجھے رپورٹ کرو۔ رام دلاری کا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مکند لال ان کا لیڈر تھا، وہ اس کے آگے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری کوٹری میں جا کر رام دلاری نے مسلمان دیہاتی عورتوں والا لمبا سفید برقع نکال کر پہنا۔ رامو نے دیہاتی حلیہ بنا کر ہاتھ میں ڈانگ پکڑی اور اسی وقت ایک خفیہ راستے سے نکل کر دوسری طرف سے ہو کر شہر کی طرف چل پڑے۔ ادھر رام دلاری اور رامو خفیہ ٹھکانے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے تو دوسری طرف اس وقت شیر خان اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ بند جیپ میں سوار شہر کے شمال مشرقی علاقے کی ایک ویران سی سڑک پر چلا جا رہا تھا اور دونوں جانب اور سامنے کی جانب ایک درخت ایک ٹبے کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ درخت کے نیچے چائے کی ایک دکان تھی، قریب ہی لاری کھڑی تھی۔ لاری کے کچھ مسافر وہاں چائے پی رہے تھے۔ شیر خان نے جیپ آہستہ کر دی۔ جب وہ چائے کی دکان کے قریب سے گزرے تو حسن علی نے کہا، سر اپنا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہاں؟ اور شیر خان نے جیپ روک دی۔ حسن علی نے چائے کی دکان کی طرف اشارہ کیا۔ شیر خان نے دیکھا کہ چائے کی دکان کے باہر سبز چولا پہنے ایک فقیر زمین پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور چائے پیتے ہوئے لاری سے اترتے ہوئے مسافروں کو عقابی نگاہوں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ حسن علی نے کہا، سر یہ بشیر حسین CID آفیسر ہے۔ اب شیر خان نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے حسن علی سے کہا، CO صاحب نے انٹیلیجنس چیف کو حشمت بی بی کی فوٹو کاپیاں تمام CID والوں کو دینے کا آرڈر کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک فوٹو ہو۔ تم جیپ میں ہی ٹھہرو، میں بشیر حسین سے جا کر معلوم کرتا ہوں۔ شیر خان نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی۔ وہ جیپ سے اتر کر دیہاتی حلیے میں ہی سیدھا فقیر درویش کے بہروپ میں زمین سے بیٹھے بشیر حسین کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بشیر حسین نے دور ہی سے شیر خان کو پہچان لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ دہشت گرد عورت کی تلاش کی مہم پر نکلا ہوا ہے۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، بشیر حسین تمہارے پاس بھارتی عورت کی فوٹو ہے؟ بشیر حسین نے بڑی رازداری سے کہا، ایک کاپی موجود ہے۔ کیوں، کیا بات ہے سر؟ شیر خان بولا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ CID آفیسر بشیر حسین نے دبی زبان میں کہا، سر میرے پاس ایک ہی کاپی ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شیر خان نے کہا، ہم آگے جا رہے ہیں، واپسی پر تمہیں فوٹو واپس کرتے جائیں گے۔ شیر خان نے واپس جیپ میں آ کر حسن علی کو حشمت عرف رام دلاری کی تصویر دکھائی اور کہا، یہ وہ عورت ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، اور جیپ آگے بڑھا دی۔ کچھ دور آگے گئے تو ان کی بائیں جانب اینٹوں کا ایک بھٹا تھا جو ویران پڑا ہوا تھا۔ بھٹے کے پیچھے بڑے درخت نظر آ رہے تھے۔ حسن علی نے کہا، سر وہ درخت جو نظر آ رہے ہیں یہ ٹالی کے درختوں کا ذخیرہ ہے، اس کے پیچھے ایک اجاڑ میدان ہے، میرا خیال ہے اس ذخیرے میں چل کر دیکھنا چاہیے۔ شیر خان کو حسن علی کی تجویز پسند آئی، اس نے گاڑی کو درختوں کے ذخیرے کی طرف موڑ دیا۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ وہی درختوں کا ذخیرہ تھا جہاں سے 2-3 بار گزر کر رام دلاری آتی جاتی رہی تھی، اور اسی ذخیرے کے عقب میں جو اجاڑ میدان تھا اس کے آخری کنارے پر وہ پراسرار ویران تاریخی کھنڈر تھا جس کے نیچے بھارتی دہشت گردوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ذخیرے کے کنارے پر پہنچ کر شیر خان نے جیپ روک دی اور حسن علی سے کہا، تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اکیلا ذخیرے میں جاتا ہوں۔ ذخیرے کے اندر گاڑی کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔
साथ साथ दरख्त खड़े थे। इनके दरमियान छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। शेर खान देहाती लिबास में उस पगडंडी पर चल पड़ा। वो दाएं बाएं गहरी नजरों से देखता जा रहा था। जखीरे में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पगडंडी पर चलते चलते जब वो उस जगह पहुंचा जहां जखीरे के दरख्तों का सिलसिला खत्म हो जाता था और आगे उजाड़ मैदान शुरू होता था, तो शेर खान की निगाह एक बूढ़े पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे कपड़ा बिछाए बैठा उसमें सूखी शाखें और पत्ते वगैरह जमा कर रहा था। शेर खान ने करीब जाकर बूढ़े को सलाम किया। बूढ़े ने वालेकुम अस्सलाम कहकर शेर खान की तरफ चेहरा उठाकर देखा। शेर खान उसके पास ही बैठ गया। उसने राम दुलारी की फोटो निकालकर उस बूढ़े को दिखाई और पूछा, बाबा जी, इस औरत को आपने कहीं देखा है? ये हमारी रिश्तेदार है। इसका दिमाग ठीक नहीं, घर से निकल गई है और हमें इसकी तलाश है। बूढ़े ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, इस शक्ल की औरत को मैंने आज सवेरे यहाँ से गुजरते देखा है। शेर खान ने जल्दी से पूछा, वो किस तरफ जा रही थी? बूढ़े ने वीरान मैदान की तरफ इशारा करके कहा, ये उस खंडर मैदान की तरफ गई थी, आगे पता नहीं कहाँ गई। शेर खान ने उठते हुए बूढ़े का शुक्रिया अदा करके उसे सलाम अलैकुम कहा और तेज तेज कदमों से जीप में वापस आ गया। उसने हसन अली से कहा, हसन अली, थोड़ा सा खोज मिल गया है। और फिर जीप स्टार्ट करके उसे जखीरे के जरा आगे ले जाकर एक तरफ रोक दिया और हसन अली से कहा, अपने आदमियों को ले आओ जल्दी। हसन अली फौरन जीप के पीछे चला गया। शेर खान वहीं दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बैठ गया। दूसरे ही लम्हे उसकी पार्टी के चारों मुजाहिद कमांडो, जो सारे के सारे देहाती लिबास में थे, जीप से कूदकर दौड़ते हुए अपने कमांडर शेर खान के पास आकर बैठ गए। शेर खान ने कहा, सुनो जवानों, हमें टारगेट का सुराग मिल गया है। वो यहाँ से करीब ही है। तुम में से एक जवान जीप में ही रहेगा और हमारे सिग्नल देने पर मौका मिलते हमारे पास आ जाएगा। ये सिग्नल फाख्ता की आवाज में होगा, तुम इससे वाकिफ हो। मैं और हसन अली आगे जाएंगे, तुम तीनों जवान बिखर कर हमारे पीछे आओगे। उसके फौरन बाद शेर खान और हसन अली दरख्तों में मैदान की तरफ चलने लगे। कुछ फासला डालकर तीनों मुजाहिद कमांडो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जखीरे में से निकलने के बाद सामने वीरान उजाड़ मैदान था। हसन अली ने कहा, सर एक सेकंड रुकें। शेर खान वहीं रुक गया। उन्हें रुकता देखकर उनके पीछे कुछ फासला डालकर आने वाले तीनों कमांडो मुजाहिद भी रुक गए। हसन अली जमीन की तरफ देखते हुए बैठ गया। शेर खान भी बैठ गया। जमीन की मिट्टी भुरभुरी थी और उस पर जूतियों के निशान थे। हसन अली बड़ा माहिर खोजी भी था। उसने पांव के एक निशान पर उंगली रखकर कहा, सर ये किसी औरत की जूती के निशान है। ये सामने की तरफ जा रहे हैं और उस तरफ देखें, यहाँ भी उसी औरत की जूतियों के निशान हैं, मगर इनका रुख जखीरे की तरफ है। इसका मतलब है कि ये औरत मैदान की तरफ से आकर जखीरे में दाखिल हुई थी और फिर उस जगह से जखीरे में से निकलकर मैदान की तरफ गई थी। हसन अली उठ खड़ा हुआ। शेर खान भी खड़ा हो गया। हसन अली बराबर झुककर जमीन को देख रहा था। कहने लगा, सर इस औरत की जूतियों के निशान ये देखें, आगे जा रहे हैं। मुमकिन है ये वही औरत हो जिसकी हमें तलाश है और जो बकौल बूढ़े आदमी के दिन के वक्त उधर से गुजरी थी। शेर खान ने भी झुककर देखा। जमीन पर जूतों के दूसरे निशान भी थे, मगर वो निशान बड़ी जूतियों के थे। हसन अली ने कहा, औरत की जूतियों के निशान छोटे हैं। और वो औरत की जूतियों के निशान के साथ साथ मैदान में आगे बढ़ने लगे। उन्हें आगे बढ़ता देखकर उनके पीछे आने वाली कमांडो पार्टी भी आगे चल पड़ी। मैदान में आने के बाद कमांडो पार्टी के तीनों जवान दाएं और बाएं जानिब और ज्यादा फासला डालकर चल रहे थे। दूर से देखने पर यही मालूम होता था कि ये देहाती अपनी अपनी राह चलते अपने गांव जा रहे हैं। औरत की जूतियों के निशान मैदान में बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे मिट्टी का एक टीला था, वहां से जूतियों के निशान दाएं जानिब मुड़ गए। कमांडो पार्टी भी उसी जानिब मुड़ गई। टीले से निकलकर औरतों की जूतियों के निशान फिर सीधे जाने लगे। यहाँ आकर शेर खान ने देखा कि कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान एक इमारत उभरी हुई है। उसने हसन अली को इमारत दिखाई। ये वही वीरान तारीखी खंडर था जिसके तहखाने में दहशतगर्दों का खुफिया अड्डा था और जहाँ से थोड़ी देर पहले राम दुलारी मुसलमान औरत का हुलिया बनाकर सफेद बुर्का पहनकर अपने दहशतगर्द साथी रामू के साथ निकली थी और जहाँ उस वक्त मुकुंद लाल और गंगू बैठे अपना काम कर रहे थे। उन्होंने रात को रेलवे पुल को उड़ाने के वास्ते एक इंतहाई खतरनाक और जबरदस्त धमाका खेज बम तैयार करके उसे एक पुराने थैले में डालकर कोने में रख दिया था और अब मोमबत्ती की रोशनी में एक कागज पर बने हुए पुल का नक्शा निकाल कर देख रहे थे। मुकुंद लाल कह रहा था, हमें इस गंदे नाले के साथ साथ चलते हुए रेलवे पुल के दरमियान वाले सुतून के पास पहुंचना है। ठीक उस वक्त शेर खान और हसन अली अपने कमांडो पार्टी के साथ औरत की जूतियों के निशानों की रहनुमाई में इन दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। जिस औरत की जूतियों के निशान पर यह पार्टी आगे बढ़ रही थी वो भारतीय दहशतगर्द राम दुलारी की जूतियों के निशान थे, जो सीधे पुरानी तारीखी खंडर की तरफ जा रहे थे। खंडर से 150-200 गज के फासले पर आकर शेर खान और हसन अली बैठ गए। उनके पीछे आने वाले तीनों कमांडो भी वहीं बैठ गए। हसन अली ने पांव के निशान देखते हुए कहा, सर औरत के पांव के निशान सामने वाले खंडर की तरफ जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये उसी औरत के पांव की जूतियों के निशान हैं जिसकी हमें तलाश है। शेर खान ने कहा, ठीक है, हम सामने की तरफ से खंडर में जाने की बजाय
उस तरफ दाएं पहलू से होकर जाएंगे। और दोनों उठकर खंडर की दाएं तरफ से होकर आगे बढ़े। वो खंडर के अकब में आ गए। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हसन अली ने झुककर जमीन को देखा और आहिस्ता से कहा, सर ये देखें, इस औरत के पांव के निशान जहां तक आ रहे हैं और इससे आगे बाएं जानिब खंडर की तरफ मुड़ गए हैं। इसका मतलब है कि वो अकब की तरफ से खंडर में दाखिल हुई है। शेर खान ने गहरी नजर से तारीखी खंडर की शिकस्ता इमारत को देखा, जिस पर सदियों की आसेबी खामोशी छाई हुई थी। इनके आसपास कोई इंसान तो क्या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, हसन अली, पिस्तौल नहीं, मशीन गन। उसके फौरन बाद दोनों ने अपने लंबे देहाती कुर्तों के नीचे से मशीन गन निकाली और जरा परे हटकर खंडर की अकबी दीवार वाली झाड़ियों की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे उनके आने वाले मुजाहिदों ने भी असलहा निकाल कर हाथों में ले लिया। झाड़ियों के पास जाकर शेर खान और हसन अली एक बार फिर बैठ गए। शेर खान ने सामने इशारा किया। सामने खंडर की अकबी दीवार में वही शगाफ नजर आ रहा था जिसमें से गुजरकर राम दुलारी और दूसरे भारतीय दहशतगर्द आते जाते थे। यहाँ शेर खान ने अपना मुंह पीछे की तरफ करके फाख्ता की आवाज में जखीरे के किनारे जीप में बैठे हुए कमांडो को सिग्नल दिया। उस कमांडो ने फाख्ता की आवाज के सिग्नल को सुनते ही जीप स्टार्ट की और उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता वीरान मैदान में आगे बढ़ा। उसको मालूम था कि उसकी पार्टी अपने कमांडर के साथ मैदान में किस तरफ गई है और उसे ये भी मालूम था कि उसकी पार्टी टारगेट पर पहुंच गई है और अब उसकी ड्यूटी ये है कि वो स्टेन गन्नों के मैगजीन और दस्ती बमों का थैला लेकर टारगेट पर जाए और पार्टी को एमुनिशन और हैंड ग्रेनेड पहुंचाएगा। उसकी वहां किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि टारगेट पर दुश्मन की कितनी नफरी छुपी हुई है। उस वक्त शेर खान और हसन अली अपनी कमांडो पार्टी के साथ दबे पांव खंडर की दीवार के शगाफ में से गुजरकर तारीखी इमारत के सहन में पहुंच चुके थे। सहन में चंद कदमों के फासले पर एक और पुरानी शिकस्ता दीवार खड़ी थी जिसके आगे बहुत घनी झाड़ियां थी। अब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। शेर खान ने इन झाड़ियों की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ा। झाड़ियों के पास जाकर उसने झाड़ियों को एक जगह से हटाया तो टूटी हुई शाखें उसके हाथ में आ गईं। हसन अली ने बगैर आहट किए अपनी तरफ से झाड़ियों को हटाया तो उसके हाथ में भी बहुत सी झाड़ियां अलग होकर आ गईं। साफ मालूम होता था कि जहां दूसरी जगह से झाड़ियां काट कर लगाई गई हैं और किसी खास जगह को छुपाने के लिए वहां डाली गई हैं। शेर खान और हसन अली ने कुछ और झाड़ियां वहां से हटाई तो एक जीना दिखाई दिया जो नीचे जाता था। शेर खान ने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने वाले तीनों कमांडोज को करीब बुला लिया। तीनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए आए और उन्होंने झाड़ियों के पास पोजीशनें संभाल ली। शेर खान ने जीने के ऊपर झुककर कान लगा दिए। नीचे से दो दहशतगर्दों की बातें करने की आवाज आ रही थी। शेर खान ने हसन अली को अपनी दो उंगलियां खड़ी करके दिखाई और अपने पीछे आने का इशारा किया। चौथा कमांडो उस वक्त खंडर के सहन में आकर एक तरफ पोजीशन लेकर बैठ गया था। उसके पास हैंड ग्रेनेड भी थे और लकड़ी के छोटे बक्स में मैगजीन भी था। वो अपने सामने कमांडर शेर खान और हसन अली को तहखाने में उतरते और तहखाने के बाहर दोनों जानिब अपने तीनों जवानों को पोजीशन में बैठा देख रहा था। शेर खान बड़ी एहतियात के साथ जीने पर पांव रखकर नीचे उतर रहा था। हसन अली इस तरह पीछे था कि उसने स्टेन गन का रुख शेर खान के कंधे के ऊपर से सामने की जानिब किया हुआ था। आधा जीना दबे दबे पांव के साथ उतरने के बाद बाकी की सीढ़ियां तूफान की तरह तेजी से उतरने के बाद शेर खान और हसन अली स्टेन गन तान कर एकदम तहखाने में आ गए और शेर खान ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर उठा लो। उस वक्त दहशतगर्द गंगू और उनका सरगना मुकुंद लाल अपनी अपनी स्टेन गन्ने घुटनों पर रखे दरी पर बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों को किसी की जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की आवाज आई, उन्होंने उसी वक्त अपनी गन्ने उठाकर उनका रुख जीने की तरफ कर दिया और फिर जो ही शेर खान और हसन अली उनके सामने आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों कमांडो इस अचानक हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो जानते थे कि भारतीय दहशतगर्द उन्हें देखते ही फायर खोल देंगे। चुनाचे दोनों दहशतगर्दों के हाथों में स्टेन गन्ने देखते ही दोनों कमांडो एक सेकंड में नीचे झुक गए। असल में शेर खान उन दोनों को या उनमें से किसी एक को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था कि उनसे मजीद मालूमात हासिल की जा सके, लेकिन दुश्मन ने उन्हें इसकी मोहलत न दी। दोनों मुजाहिद दुश्मन की फायरिंग की जद में थे। अगर वो जवाबी फायर न करते तो उनकी मौत यकीनी थी। ये बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला था। चुनाचे नीचे झुकते ही शेर खान और हसन अली ने एक साथ फायर खोल दिया और उनकी स्टेन गन्नों के ऊपर तले 6-7 भ्रष्ट दहशतगर्द गंगू और मुकुंद लाल के सीने और पेट में से गुजर गए। दोनों वहीं ढेर हो गए। शेर खान ने अपनी स्टेन गन नीचे करते हुए अफसोस के साथ हसन अली से कहा, दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने का ये मौका भी हाथ से निकल गया। दूसरे तीनों कमांडोज भी सीढ़ियों पर से छलांगे लगाकर उतरे और नीचे तहखाने में आ गए। हसन अली ने दहशतगर्दों की लाशों की तरफ बढ़ते हुए कहा, हो सकता है इनमें से कोई अभी जिंदा हो। उसने और शेर खान ने दहशतगर्दों की नब्ज देखी। दोनों मर चुके थे। उन्होंने तहखाने की तलाशी ली। कोने में एक थैला रखा हुआ था
शेर खान ने बड़ी एहतियात से थैले को खोला। उसमें वो बम था जिसे आज रात इन दहशतगर्दों ने शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल के सुतून के साथ लगाकर उसे रिमोट से उड़ाना था। उसने अपने एक जवान को बम वाला थैला देते हुए कहा, इसे बड़ी एहतियात से ले जाकर बाहर जीप में रख दो। मजीद तलाशी के बाद दूसरी कोठरी में से भेस बदलने वाला सामान, नकली दाढ़ियां, एक मुसलमान औरत के पहनने वाला काला बुर्का और एक डिब्बे में से पाकिस्तानी करेंसी के 1000, 500 और 100 के बहुत से नोट मिले। कुछ पिस्तौल और 4 स्टेन गन्ने भी मिली। ये सारा सामान बाहर खड़ी जीप में रख दिया गया। शेर खान कहने लगा, अफसोस कि हमें वो औरत नहीं मिल सकी जिसने अपने साथी दहशतगर्द को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हलाक किया था और जो हशमत बीबी के बहरूप में हमें बेवकूफ बनाती रही थी। हसन अली कहने लगा, इसकी जूतियों के निशान तो इसी तहखाने की तरफ आते थे। हो सकता है वो हमारे आने से पहले यहाँ से जा चुकी हो। शेर खान ने कहा, ऐसा ही लगता है। दोनों दहशतगर्दों गंगू और मुकुंद लाल की लाशें भी अलग अलग चादरों में लपेट कर जीप में डाल दी गईं। शेर खान ने तहखाने में उतरने वाले जीने को उसी तरह झाड़ियां डालकर छुपा दिया और ये पार्टी वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। उस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था। गुल खान अपनी पार्टी के साथ नाकाम होकर वापस हेडक्वार्टर पहुंचकर कमांडिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट दे चुका था। उसके कुछ देर बाद शेर खान और हसन अली दहशतगर्दों की लाशें और वहां से बरामद होने वाला असलहा और बम का थैला लेकर पहुंच गए। उनके मिशन की कामयाबी पर सीओ साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।